बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पक्की बात है कि आपको पेपर्स में दिखेगा 6 मार्क्स का। इसको स्टार डबल स्टार लगा लो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो इसको एक बार पहले हम मीनिंग समझते हैं। इसका पहले हम मीनिंग लिखेंगे, फिर इसका टेबल बनाएंगे और इसके डायग्राम बनाएंगे, तीन चीजें। और उसके बाद उनकी स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन। तो एज लॉन्ग एज 4 पेज का भी लिखा जा सकता है, बट हमने अभी हम डिटेल में लिखेंगे। बाकी एग्जाम में उसको कैसे 2 and 2.5 पेज में कंसाइज करना है वो टेस्ट देके आप उसको सीखोगे, ठीक है। चलो ना लिखते हैं इसको जो भी लिख रहा है। It states that as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed, TP increases at increasing rate, then at decreasing rate, and final at negative rate. अब इसको पहले समझो। जब हम इंक्रीज करते हैं इनपुट, कौन सा इनपुट इंक्रीज करेंगे? वेरिएबल इनपुट। कीपिंग फिक्स कांस्टेंट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में इनपुट्स लगते हैं, ठीक है। जब हम वेरिएबल वाला इनपुट बढ़ाते जाएंगे और फिक्स वाला इनपुट कांस्टेंट रखेंगे तब क्या होगा? तो दोबारा रिपीट कर, ठीक है। कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली टीपी इंक्रीजेस। सबसे पहले क्या होगा? इनिशियली टीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। देन उसके बाद टीपी विल बिकम कांस्टेंट। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। देन टीपी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तीन काम होंगे, ठीक है। पहले टीपी इंक्रीज होगा यानी आउटपुट बढ़ेगी, फिर आउटपुट रुक जाएगी यानी कि एक ऐसा पॉइंट है 2 के बाद 3 लोग रखे, 4 लोग रखे, 5 लोग रखे, आउटपुट बढ़ रही है। और एक ऐसा टाइम आएगा जैसे 7 के बाद 8% रखा, आउटपुट सेम है, इट डज नॉट इंक्रीज योर आउटपुट, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। फिर ऐसा हुआ कि 8 के बाद 9% रखा तो पुरानी वाली से भी आउटपुट कम होगी। तो इनिशियली टीपी इंक्रीजेस, देन इट बिकम्स कांस्टेंट, देन इट बिकम्स डिक्लाइन। तीन चीजें होगी। इसको इस तरह से शॉर्ट में लिख लो वहां पे, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव भी है, वो एमपी होगा बेटा। क्या लिखा है? एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हेन द फाइनल एट अ नेगेटिव रेट, यानी कि इस पे जब आएगी तो उसका रेट नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव रेट है, ये कांस्टेंट जीरो रेट है। ये चीज बताएगी। रेट बोला गया ना, उसको नेगेटिव नहीं बोला गया। उसकी गिरावट हो रही है इसलिए वो नेगेटिव है, ये बोला गया। तो ये लिखना मत, गलत कंफ्यूजन एक्सप्रेशन जाएगा, इसको ऐसे रहने दो। इसके बाद आती है इसकी असम्पशंस। क्या आती है इसकी? असम्पशंस। पहली असम्पशन क्या है बेटा? बिल्कुल बोलो बेटा। it operates in short run. पहली बात ये कौन से किसमें चलता है? शॉर्ट रन में। दूसरा, Under this law, different units of variable factor can be combined with fixed factor. वेरिएबल 1 2 3 n नंबर यूनिट्स कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड कितने फैक्टर्स? 1 फैक्टर। यानी कि वेरिएबल के मल्टीपल फैक्टर्स को फिक्स के एक ही फैक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे This law applies to field of production only. कहाँ पे लगेगा सिर्फ? कल हमने प्रोडक्शन और प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखा था ना, तो ये लॉ सिर्फ प्रोडक्शन में लगता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगेगा। आगे It assumes that all variable factors are equally efficient. वेरिएबल फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट। क्या मतलब है? सारे वेरिएबल फैक्टर्स एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल फैक्टर बेटर है, एक वेरिएबल फैक्टर कम है। एप्पल्स खाते हो, सब एप्पल्स का साइज भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, वेट भी सेम है, वो बात होगी। अगर काम करने में पर्सन आ रहा है तो उनकी एफिशिएंसी, उनके वर्किंग स्केल, उनका पैटर्न सब कुछ सेम है। ये बहुत बड़ी असम्पशन है, ठीक है ना। सेम कैसे किया जाता है? ट्रेनिंग के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू। अलग अलग लोग अगर आते हैं तो उनको हम, अगर लेबर की बात करें तो उनको कैसे किया जाता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो कैपिटल होगी वो तो सेम ही होगी। 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, वो तो सेम ही होगा, ठीक है। आगे State of technology is assumed to be constant. क्यों टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है? क्योंकि टेक्नोलॉजी को शॉर्ट रन में इंक्रीज चेंज नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी हमेशा लॉन्ग रन में ही चेंज होती है, शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती। इसका इसका बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं इसका? एक फिक्स फैक्टर है वो हम ले लेते हैं लैंड, एक वेरिएबल फैक्टर है वो हम ले लेते हैं लेबर, ठीक है। फिक्स फैक्टर को 10 रख लो, सेम ही रहेगा जगह। 1 2 3 4 5, ठीक है ना।
8। एक सेकंड, टेबल रिकॉल करने दो। चलो अब बेटा ये हमने लैंड का एरिया ले लिया कि 10 यूनिट्स ऑफ लैंड है या 10 एकड़ लैंड है, 10 स्क्वायर फुट लैंड है, कुछ भी है। जब उस पर 1% लगाते हैं तो कितनी आउटपुट आती है? हम ये अज्यूम करके चलते हैं, लेट से पहला पर्सन काम पे लगाया तो आउटपुट आई 10। कितनी आई? 10। अब दूसरा पर्सन लगाया काम पे, हम मान लेते हैं कि आउटपुट बढ़ गई, ठीक है ना? कितनी बढ़ गई? सारा बढ़ गई, 2 पर्सन मिलकर अच्छा काम करे, लेट से इट बिकम 30, ठीक है? फिर हमने एक और पर्सन लगा दिया, यार काम की आउटपुट बढ़ गई है, ठीक है? देन आउटपुट इंक्रीजेस, लेट से 45, ठीक है? देन अगेन इट इंक्रीजेस 52। हो क्या रहा है देखो, पहली बार में कितना चेंज आया? 20, दूसरी बार में कितना चेंज आया? 15। तीसरी बार में आउटपुट बढ़ रही है उसकी, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण उसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी की परसेंटेज कम होती जा रही है, चेंज कम होता जा रहा है। चेंज पॉजिटिव आ रहा है लेकिन चेंज कम होता जा रहा है, ठीक है? 52 के बाद आ गया, लेट्स से पांचवें बंदा लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये पहले वाला स्टेज कहां तक आया? फ्रॉम हियर टू हियर, जहां पे क्या हुआ कि आउटपुट हमारी पॉजिटिवली बढ़ती रही। ये कौन सा स्टेज आया? दूसरा स्टेज, जहां पे आउटपुट क्या होगी? कांस्टेंट। इसको स्टेज 1 कहेंगे, इसको स्टेज 2 कहेंगे, ठीक है? अब 5 बंदे थे, क्योस के रेट हो गया, काम भी हो रहा और ज्यादा, हमने 6 और लगा दिया, तो आउटपुट क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम, लेट से वो होगी 48, लेट से और कम होगी 40, लेट से 35। तो ये स्टेज कौन सा हुआ? डिक्लाइनिंग स्टेज। इसको इंक्रीजिंग स्टेज कहते हैं, इसको कांस्टेंट स्टेज कहते हैं, इसको थर्ड स्टेज कहते हैं। तो पहली बात ये समझो, जैसे फेज 1 इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि इसमें टीपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसको कहेंगे डिमिनिशिंग, यहां से अब कम होना शुरू हो गया, रिटर्न टू फैक्टर, आरटीएफ लिख रहा हूं मैं, इसको कहेंगे नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है? तो डिमिनिशिंग उसको कहते हैं जब कांस्टेंट हो गया। तो हमें काम कहां पे रोक देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कहां पे? जब कांस्टेंट हो गया। हमें ये तो नहीं ना पता कि कांस्टेंट यहां होना था, जब कांस्टेंट होगा तब तो पता लग जाएगा ना, जब काम कांस्टेंट हो गया तो वहां पे रोक। इसका एक दूसरा एनालिसिस भी है, ठीक है? ये देखो, एक कॉलम बनाता हूं इसके साथ, ठीक है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एमपी निकाल लो। पहले में एमपी कितना है? 10। एमपी कैसे निकलेगा? 30 माइनस 10 कितना हुआ? तीसरे में 45 माइनस 30 15, इसमें 7, इसमें 0, इसमें -4, इसमें देन तो ज्यादा कम करना था, 32 कर लो, 30 कर लो, -10। तो जहां पे एमपी क्या हो गया? 0 हो गया, वो आइडियल सिचुएशन है। बेटा हमें कभी ये नहीं पता होता हमने कितना फॉल करना है, पर जब ये कितना ग्रो करना है, तो जब टॉप आया, कैसे पता लगेगा टॉप है? कि उससे ज्यादा जा नहीं पा रहे आगे, तो उसको हम सैचुरेशन पॉइंट, पीक, आइसबर्ग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? इस तरह से होगा, ठीक है? टेबल क्लियर हो गया? अब आगे देखो स्टेजेस। स्टेज 1 कौन सा है? स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ब्रैकेट में लिखो TP increases, TP increases at increasing rate। इसका ये समरी है। TP इसमें किसमें इंक्रीज होती है? इंक्रीजिंग रेट पे। तो in this stage every additional labor, every additional variable factor, in this stage every additional variable factor
in this stage every additional variable factor adds more and more to the output, adds more and more to the output. जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज होती जाती है. इट मींस, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, इट मींस TP increases at increasing rate and MP in each variable factor is positive. MP in each variable factor is positive. अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, पहले देख लेना बाद में बनाना. ये डायग्राम पक्का आना बेटा पेपर में. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे बनाना आप लोग. MP in each variable factor is positive. ठीक है, तो इसमें हम TP शो करेंगे. TP is going to be like this. पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे. ठीक है, तो पहला स्टेज जहां पे इंक्रीज होता रहा, सेकंड स्टेज कहां खत्म होगा जहां पे ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. थर्ड स्टेज जहां पे क्या होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू. तो इसको तीन स्टेजेस में जाएंगे. फर्स्ट स्टेज जहां पे ये इंक्रीजिंग है, सेकंड स्टेज जहां पे ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. द मैक्सिमम पॉइंट वेयर इट इज कांस्टेंट. ठीक है, सिमिलरली इसके साथ एमपी का डायग्राम बनेगा, ये दोनों इकट्ठे बन जाएंगे. अब एक चीज हमने पढ़ी, जहां पे कांस्टेंट है वहां पे एमपी क्या है, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे एमपी क्या होगा. तो आपने यहाँ पे पहले इसको स्केल से ड्रॉ कर लेना. तो यहाँ पे एमपी क्या आने वाला है. इनिशियली एमपी क्या था, पॉजिटिव, पहले बढ़ा बाद में कम हो गया. तो इनिशियली बढ़ कब तक रहा है, जहां तक बढ़ रहा है वो स्टेज 1 है. जब तक इंक्रीज हो रहा है वहां पे क्या है, स्टेज 1. ठीक है, देन एट स्टार्ट फॉल. ठीक है, मैं इसको डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ. ठीक है, समवट लाइक दिस. ठीक है, पहले एमपी पॉजिटिव है, उसके बाद गिरना शुरू हो गया, उसके बाद वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. तो दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3. दिस इज द डायग्राम ऑफ TP, दिस इज द डायग्राम ऑफ MP. कोरिलेशन देखो पहले, ये क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे MP क्या है, हियर MP इज 0, हियर TP इज मैक्सिमम. क्या है TP, तो एक कोरिलेशन क्या निकला, जहां पे TP मैक्सिमम होगा वहां पे MP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, डायग्राम बनवाता हूं आपको मैं. ठीक है, आगे देखो स्टेज 2, जगह छोड़ देते हैं, इसके बाद लिख ले. ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, TP increases at decreasing rate. TP increases at decreasing rate. In second stage, every additional variable factor, in second stage, every additional variable factor, every additional variable factor adds lesser and lesser amount to the output. Add lesser and lesser amount to the output. आउटपुट में वो एडिशन कर रहा है लेकिन कम एडिशन कर रहा है. इट इज कंट्रीब्यूटिंग, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम है. बेटा एक चीज यहाँ पे ठीक कर लो, ये स्टेज 1 यहीं पे एंड हो गया था, यहाँ पे ये पॉजिटिव था. स्टेज 2 यहाँ से शुरू हो गया था, यहाँ पे नेगेटिव. देखो ना, जब तक एमपी बढ़ रहा है, पहले 0 से क्या हुआ, 20, 20 से 15, 15 के बाद 7 से 0. तो जहाँ पर एमपी बढ़ रहा है यहाँ पे ही स्टेज 1 एंड हो गया, स्टेज 2 बड़ा होता है. एक रिलेशनशिप समझो, स्टेज 1 और 2 के अंदर कैसे पता लगेगा, जब एमपी कम बढ़ना शुरू हो गया, पॉजिटिव है लेकिन बढ़ना कम हो गया. स्टेज 2 कब खत्म होता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है और एमपी 0 हो जाता है. तो उसको ठीक करो. ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट, सेकंड लाइन, this happens
after a level of output, pressure on fixed input it happens after a certain level of output. It happens because of the receptor. After a certain level of output, pressure of fixed input leads to fall in productivity of variable factor. Leads to fall in productivity of variable factor. यानी कि फिक्स रिसोर्सेज पे बर्डन आ जाता है. Leads to fall productivity of variable factor. Leads to fall productivity of variable factor. अब इसलिए नोट लिखो. Second stage is very crucial, very important. इसको बॉक्स में डाल देना. Second stage is very crucial as rational producer will always aim to produce in this stage. वो यहां तक ही बनाएगा, इसके बाद जाएगा नहीं आगे. एक रैशनल समझदार प्रोड्यूसर, ठीक है ना? Because TP is maximum and MP of each factor is positive. And MP of each factor is TP is maximum and MP of each factor is positive. MP of each factor is positive. Bracket में MP is equal to 0. End of stage. MP is equal to 0. End of stage. चलो थर्ड लिखो. Stage 3 negative return to factor. इसकी डायग्राम तेरी स्टेज छोड़नी है. हाँ एक छोड़ नहीं, डायग्राम तो इकट्ठे बनेगा बेटे. ये डायग्राम तो एक ही है ना, स्टेज 1 2 3 का. ठीक है. हाँ जी लिखो. In this stage, every addition of the variable factor causes TP to decline. Okay. It happens because, next point, it happens because addition of every variable input, it happens because addition of every variable input becomes too large in comparison to, becomes too large यानी variable factor का नंबर ज़्यादा है, becomes too large in relation to fixed factor. In relation to fixed factor. ठीक है, चलो फुल स्टॉप. अब इसके बाद आप लोग डायग्राम बनाओगे. ये वाला डायग्राम बनाओ पहले. बेटा इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होगा? सुनो मेरी बात. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट को कहेंगे जहां पे टीपी सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट तक बढ़ता था. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वहां पे जहां पे टीपी ने अपना कर्व बदल लिया, टीपी ने अपनी रेट ऑफ ग्रोथ चेंज कर ली. So where MP starts declining, that is called point of inflection. जहाँ पे rate of TP growth maximum था वो point of inflection. Clear है?